90 के दशक में आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने चल गए। आप दलित समाज से कैसे ऑस्ट्रेलिया चले गए? 1998 में हमने प्रथम विश्व दलित सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में किया था, जिसमें साहब रामविलास पासवान, कांशीराम साहब, फूलन देवी, रामविलास पासवान, उसके आयोजकों में से मैं एक था। पिछले 3 महीने से हम पूरे बिहार में घूम रहे थे। इलेक्टोरल सर्वे किया है जो केवल दलितों का है। अब दलित के लिए अलग से सर्वे किए तो कहेगा मैं जातिवाद कर। नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, हम तो छाती ठोक के कह रहे हैं, दलितों का सर्वे दलितों के द्वारा किया हमने। अगर इससे किसी को लगता है हम जातिवाद कर रहे हैं, सिर माथे पर दलितों की बात करना, वंचितों की बात करना अगर जातिवाद है, आई एम हैप्पी, आई एम ए कास्टिस्ट। दलितों का सर्वे हो गया, दलितों का सर्वे हो गया। चुनाव में किधर जाएंगे? ब्राह्मण हैं, भूमिहार है, राजपूत है, वैश्य है, इनका भी 100% वोट इनकी जाति के व्यक्ति के साथ नहीं जाता है, तो दलितों का कैसे जाएगा? जिस दिन चिराग के पास दुसाध का 100% वोट होगा, वो बिहार का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। दलितों के जितने संगठन हैं, उन संगठनों का महासंगठन है, उसके अध्यक्ष और दलित चिंतक, दलित एक्टिविस्ट, दलित पत्रकार, दलित साहित्यकार, कितना परिचय दें इनका। और वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, दलित समाज से आते हैं। दलित ऑनलाइन इनका है न्यूज़ चैनल, और इनका परिचय है अशोक भारती जी, दिल्ली से आए हैं बिहार। जय भीम। और क्यों आए हैं ये भी जानेंगे, और इनका संक्षिप्त परिचय जो लोग नहीं जानते, बहुत लोग बिहार में, ऐसे तो बुद्धिजीवी लोग सारे लोग जानते हैं, प्रोग्रेसिव लोग, जो नहीं जानते बिहार के आम आवाम जो दलित समाज के लोग हैं या बहुजन समाज के, उनको सर एक परिचय दिया जाए और ये बताया जाए कि आप बिहार क्यों आए चुनाव में। देखिए, मेरा नाम अशोक भारती हुआ। मैं जब मैं 1999 के आखिर में या 2000 में जब मैं ऑस्ट्रेलिया से 4 साल के बाद लौट कर आया अपनी पढ़ाई करके, और 1998 में हमने प्रथम विश्व दलित सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में किया था, जिसमें साहब रामविलास पासवान, कांशीराम साहब, फूलन देवी, रामविलास पासवान, उसके आयोजकों में से मैं एक था। और वहाँ मैंने ये देखा कि जब लौट कर आए तो हमको ये अंदाज़ा हुआ कि हमारे देश में दलितों की राजनीतिक पार्टियां बहुत हैं, और अभी भी देश में दलितों की कम से कम 8 पार्टियां ऐसी हैं जिनके अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट हैं, दलित हैं। लेकिन दलितों का नीतिगत विश्लेषण करने वाला, दलितों के मुद्दों को शिद्दत के साथ उठाने वाला, सरकार को बाध्य करने वाला कोई भी दलितों का महासंगठन नहीं था। तो 2001 में हमने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया दलितों का, और तब हमने नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी बनाया, जिसमें करीब करीब इस वक्त 3000 ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में जुड़े हुए हैं, और करीब 25 राज्यों में, 25-26 राज्यों में नेकडोर का काम है। अभी जो उड़ीसा में चल रहा है, जहाँ कहीं भी कुछ दलितों पर अत्याचार होते हैं, आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं, तो उनको उठाना, साथ के साथ जो मीडिया में दलितों के खिलाफ नैरेटिव बनता है, उस नैरेटिव का जवाब देना, चुनाव में जो दलितों के खिलाफ नैरेटिव बनते हैं उन नैरेटिव का जवाब देना, और झूठ मूठ में लोग कह देते हैं कि दलित हमारे साथ आ गए, उन झूठ मूठ का मुकाबला कैसे किया जाए, तो तथ्यों के आधार पर उन झूठों का जवाब देना, यही काम नेकडोर का है। दस्तावेज निकालना, दस्तावेज प्रकाशित करना, और उन चीज़ों को शुरुआत करना जो दलितों की सोच और समझ के बाहर है। अगर मोटे तौर पर कहें, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन देश में दलितों का एजेंडा सेट करता है। अच्छा, 90 के दशक में आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने चल गए। आप दलित समाज से कैसे ऑस्ट्रेलिया चले गए? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1940s में एक नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप बनाई थी। तो बाबा साहब की सेंटिनरी के बाद जो है, मैंने उसमें, जब मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में था और मेरी तनख्वाह 4,975 रुपये थी, और उस वक्त ये उसकी जो लिमिटेशन थी कि 5,000 से कम सैलरी होनी चाहिए, तो मैंने नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। रोबोटिक्स, ऑटोमेशन में मास्टर्स करने के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें। फिर मैं 4 साल ऑस्ट्रेलिया में था, इसमें मैंने रोबोटिक्स, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमिक डिसीजंस, 7 सब्जेक्ट में मैंने वहाँ स्पेशलाइजेशन किया। आप इंजीनियर हैं? मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में था। मैंने 17 साल की नौकरी के बाद वहाँ से रिज़ाइन किया एज डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बिहार कैसे आ गए सर? बिहार आने का एक बड़ा ख़ास पर्पज़ है। इसका पर्पज़ ये है कि जब हम दिल्ली में थे, जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था, तो हमने ये देखा कि बहुत अलग तरीके से दलितों के बारे में अनाप शनाप बातें मेन मीडिया के नैरेटिव्स में आती थी। और नेकडोर का काम है कि
कोई भी दलितों के प्रति जो नैरेटिव बनाता है तो उसका काउंटर करना हमारा है, क्योंकि हमारा काम है दलितों का काम करना। तो हम लोगों ने दिल्ली में एक सर्वे किया कि दलित किधर जाएंगे दिल्ली चुनाव में किधर जाएंगे, और हमने ये देखा कि चुनाव में दलित जो है वो आम आदमी पार्टी को डिजर्ट कर रहा था। आपको याद होगा कि उससे पहले बहुजन समाज पार्टी में दलित बड़े पैमाने पे था, जैसे ही आम आदमी पार्टी बनी वो शिफ्ट कर गया उधर। तो इस बार के चुनाव में हमने देखा कि जो दलित है वो आम आदमी पार्टी से शिफ्ट कर रहा है, और हमने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार दोबारा नहीं आएगी, जबकि नैरेटिव ये बनाया जाता है सारे के सारे दलित इसके साथ हैं उसके साथ हैं। तो उसके परिणाम इतने प्रभावित करने वाले थे, हमें लगा कि हमने ये भी देखा कि जो बाकी सारे चैनल जो सर्वे करते हैं, पॉलिटिकल सर्वे करते हैं, इलेक्टोरल सर्वे करते हैं, प्रभावित रहते हैं, वो जो है वो एक तरीके से अपने खास तरह का जो है एजेंडा सेट करते हैं, और उसमें दलित हमेशा दोयम दर्जे पर रहते हैं। तो हमने बहुत सारा सर्च किया तो पता लगा कि दलितों के बारे में कहा जाता है कि उनसे बातचीत की, लेकिन हमें ऐसे लोग मिले नहीं जिनसे बात की गई हो। तो हमें लगा कि हमें दलितों की आवाज़ को इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में सामने रखना चाहिए, और दिल्ली में किया। फिर हमने सोचा कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो पिछले 3 महीने से हम पूरे बिहार में घूम रहे थे, और हमने घूम कर चीज़ें आइडेंटिफाई की, और हमने बिहार में जो है इलेक्ट्रोल सर्वे किया है जो केवल दलितों का है और दलितों के द्वारा किया गया है। तो ये सर्वे जो दलितों का सर्वे दलितों के द्वारा किया गया, मतलब दलितों का सर्वे हो गया, दलितों का सर्वे हो गया। चुनाव में किधर जाएंगे, ये चुनाव में किधर जाएंगे और 18 तारीख को बताएंगे। सैंपल साइज 18,000 से ज़्यादा का सैंपल साइज है। 18,000 सैंपल साइज, माने 18,000 लोगों से बातचीत। जी, 18,000 डोर टू डोर जाकर बात की। ये सारे दलित शेड्यूल कास्ट, दलितों में अलग अलग जातियों के लोग, कितने प्रोपोर्शनेट। कितने जिले गए हम लोग? मेरे ख्याल में हम जो है 49 सीटों पर हमने किया अक्रॉस द बिहार रीजन। सारे 6 हमने बहुत सारे 6-7 रीजनों में 6 रीजनों में शायद बिहार बटा हुआ है। कोसी है, भोजपुर है, अलग अलग रीजन है, उन सब में बांटा हुआ हमने। तो सब रीजन का किया हमने। क्या कंक्लूजन आया सर? ये कंक्लूजन तो मैं आपको 18 तारीख को बता पाऊंगा, थोड़ा बहुत। मैं समझता हूँ कि लोग सोचते हैं कि दलित चुनाव को प्रभावित नहीं करते। नहीं, कैसे सोचते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग सोचते हैं, इसीलिए वो बात करते हैं ना कि फलां जाति जो है उसका सीएम कैंडिडेट होना चाहिए, फलां जाति का होना चाहिए। मुझे लगता है कि दलित बहुत गंभीर, दलित जो है किसी भी राज्य में किसी भी चुनाव की बदलावकारी ताकत है। 20% आबादी चुनाव देता है, 20% आबादी है बिहार में उसकी। और जो हमारा सेंसस है वो तो खाली 16% बताता था, और जब अभी दोबारा सर्वे हो तो पता लग रहा है कि हमारी अंडर पॉपुलेशन होती है। हाँ, 16% था केंद्र सरकार वाला 2011 में। हाँ। और अभी जो रिसेंट सर्वे हुआ बिहार का खुद का सर्वे ने कहा कि 20% है, यानी कि हमारी पॉपुलेशन को भी अंडर प्ले किया जाता है। हाँ। अगर हमारी पॉपुलेशन को अंडर प्ले किया जाता है तो राजनीति में भी हमारी आवाज़ को अंडर प्ले किया जाता है। तो नैकडोर ने टीसीएम के साथ मिलकर ये तय किया, हमारी आवाज़ को अब किसी भी राज्य में अंडर प्ले नहीं किया जा सकता। यही सर्वे है। नहीं, तो हम एक चीज़ जानना चाहते हैं सर, बिहार में जो आप बोले कि सबसे ज़्यादा पार्टियां दलितों की होती है, बिहार में भी कई पार्टियां दलितों की जो एक्टिव है, जरा सा सुन लिया जाए। हाँ। 5 पार्टियां एक्टिव है सर। एक पशुपति पारस जी की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। एक भतीजा हुए चिराग पासवान, उनकी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। एक पार्टी मांझी जी की है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर। एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, एक आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम। तो 5-5 पार्टियां दलितों की जो एक्टिव है, मतलब जानी मानी पार्टियां हैं। तो क्या लगता है कि चिराग पासवान के कहने पे पूरा पासवान समाज उनके साथ जाएगा, या मांझी जी के कहने पे पूरा मुसहर समाज मांझी जी की पार्टी को वोट देगा? देखिए, मैं इसको ऐसे देखना चाहता हूँ कि ब्राह्मण हैं, भूमिहार है, राजपूत है, वैश्य है, इनका भी 100% वोट इनकी जाति के व्यक्ति के साथ नहीं जाता है। तो दलितों का कैसे जाएगा? चिराग के पास 100% पासवान वोट नहीं है। मैं समझता हूं जिस दिन चिराग के पास दुसाध का 100% वोट होगा, वो बिहार का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। 5% वोट में चीफ मिनिस्टर? बिल्कुल। तो मांझी जी के पास भी इतना ही वोट है लगभग।
मैं कह रहा हूँ ना, अपनी जाति का नहीं है ना पूरा। हमको ये समझना है, दलितों को ये बात समझनी है कि कोई भी जाति अपने नेता के साथ 100% खड़ी नहीं होती। ब्राह्मण नहीं खड़े होते तो दलित कैसे खड़े होंगे? राजपूत अपनी जाति के नेता के साथ 100% खड़ा नहीं होता तो दलित कैसे खड़े होते हैं? मॉडल क्या है उनके लर्निंग का, फॉलो का मॉडल क्या है उनका? तो हमें ये समझना है कि राजनीति में हर समाज के अंदर लोग अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के रहते ही हैं, और वही दलितों के साथ है, वही ब्राह्मणों के साथ है, वही ठाकुरों के साथ है, वही लालाओं के साथ है, सबके साथ वही है। तो दलितों को क्यों अलग से हम देखा जाए? अच्छा, एक आप पे आरोप लगे कि आप जातिवाद करते हैं दलित को लेकर। हम तो कह रहे हैं, हम तो जातिवाद करते हैं क्योंकि हमें दलितों की चिंता है। दलितों की बात करना, वंचितों की बात करना अगर जातिवाद है, आई एम हैप्पी, आई एम ए कास्टिस्ट। अब दलित के लिए अलग से सर्वे किए तो कहेगा मैं जातिवाद करने। नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, हम तो छाती ठोक के कह रहे हैं, दलितों का सर्वे दलितों के द्वारा किया है हमने। अगर इससे किसी को लगता है हम जातिवाद कर रहे हैं, सिर माथे पर, हम स्वीकार करते हैं। अच्छा, सर्वे किए तो इसमें नेता भी होगी, पार्टियां भी होगी। दलितों की पहली पसंद कौन पार्टी यहाँ बिहार में दिखती है? देखिए, ये तो मैं आपको 18 तारीख को बता पाऊंगा। अभी पहली और दूसरी, तीसरी, चौथी पसंद, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये प्रॉबिलिटी का इशू है। जब हम सबको बुलाकर रिलीज़ करने की बात करें, सबके सामने पेश करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इतनी लिबर्टी तो हमको नहीं चाहिए कि वो डेटा हम आपके साथ 18 तारीख को पूरी खुलेआम शेयर करेंगे। फिर भी एक कैसी छवि है तेजस्वी मैं बता सकता हूं। नीतीश जी की राजनीति कैसी लग रही है आप? देखिए, मैं समझता हूं कि बिहार का चुनाव बहुत फंसा हुआ है। हाँ, ये बताइए। बिहार का चुनाव फंसा हुआ है। अब जब चुनाव फंसा हुआ है तो बिहार की जनता के लिए भी 3-4 महीने हैं चुनाव के। 3-4 महीने में तस्वीर साफ होगी। आज कोई तस्वीर साफ नहीं है। नहीं तो ये तो सिर्फ आपका दलितों के बीच सर्वे हुआ है ना, तो आप। हम तो कह रहे हैं, जब दलितों, देखिए आपको समझना है, बिहार का हर 5वां वोटर दलित है। वो जो नैरेटिव सेट करेगा वोटिंग पैटर्न का, वही बिहार का भविष्य लिखेगा। नहीं तो वो तो हुजूर जो कहेंगे उनको वोट देगा। ये देखिए क्या होता है कि हुजूर जो कहते हैं और जो लोग करते हैं, अगर हुजूरों के कहने पे सब कुछ चलता होता था तो फिर जगन्नाथ मिश्रा जी जैसे लोगों का शासन कभी नहीं जाता था। तो ये तो ओबीसी मुख्यमंत्री कैसे बनता था? दलित मुख्यमंत्री कैसे बनता था? पहले भी बने दलित मुख्यमंत्री, अभी भी रिसेंटली भी जीतन राम मांझी भी मुख्यमंत्री बने थे। अगर हुजूरों के कहने से सब कुछ नहीं, तो मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो कौन सा चुनाव जीत के बने? वो तो ठीक है। हाँ। वो पॉलिटिकल कंपल्शन से लोग चीफ मिनिस्टर बनते हैं ना। हाँ। तो चुनाव में भी पॉलिटिकल कंपल्शन होते ही है ना। एक नए प्लेयर आए हैं जी, जो बोले हैं कि नीतीश कुमार 25 सीट ले आएंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो चुनाव विश्लेषक हैं, उन्होंने बहुत सारे सर्वे किए हैं, रोज सर्वे करते होंगे, तो हो सकता है कि उनका अपना आकलन यही हो। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि 18 तारीख को जब हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप ऐसा 18 तारीख पकड़ लिए कि हमको लगता है 18 के बाद इसको रिलीज करेंगे, आप बता दीजिए। नहीं, 18 को हम जो है बिहार के चुनावी सर्वे का जो हमने सर्वे किया है उसकी रिपोर्ट हम रिलीज़ करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि वो जो सर्वे हम पेश करने वाले लोगों के सामने वो काफ़ी आश्चर्यजनक होगा। हाँ भाई, 18,000 सैंपल साइज है तो और इतना बड़ा सैंपल साइज मुझे नहीं लगता सामान्य लोगों का भी होता है। जो सामान्य भी सर्वे करते हैं उनका भी सैंपल साइज इतना बड़ा नहीं होता है। ये केवल शेड्यूल कास्ट का सर्वे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है, सारा प्राइमरी डेटा। हाँ, और हमारा ये प्राइमरी है, हमारा इंटरेस्ट है, हमारा समाज क्या सोच रहा है, और हमारा समाज सोच रहा है तो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, कैसे जाएगा। एक चीज़ बताइए सर, चिराग पासवान और मांझी, ठीक है सर्वे को छोड़ देते हैं। जी, ठीक, सर्वे को उधर किनारे करें। हाँ ठीक, आप 18 तारीख धर लिए। हाँ ठीक है। हम कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान और मांझी जी में आपस में टकराव हो रहा है। दोनों एनडीए में हैं, दोनों दलित समाज के नेता। जरा सुन लीजिए। हाँ। इधर से मांझी जी के खिलाफ बोला जाता है, मांझी जी को चिंटू वगैरह क्या बोल दिया जाता है इशारों में। चिराग पासवान को भी मांझी जी खुल के बोलते हैं कि जबरदस्ती बोल रहे हैं कि हमको बिहार बुला रहा है। कोई चिट्ठी आई थी, कहने कौन बोला बिहार बुला रहा है? माने आपस में टकराव इस तरह से है मांझी चिराग जी में, आज से नहीं है। हमको याद आता है 2015 के चुनाव में भी दोनों एनडीए में थे, मांझी जी और रामविलास पासवान जी। उस समय भी दोनों में तनाव था, हालांकि इतना ज़्यादा नहीं था। उस समय एक इंटरव्यू में मांझी जी बोले थे रामविलास पासवान जी के बारे में कि भले उनकी राजनीति बहुत लंबी हो मेरे से,
मेरे से पहले से राजनीति कर रहे हैं, तो बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लगे तो ये कोई नया नहीं है कि चिराग वर्सेज मांझी हो रहा है। ये 2015 में भी हुआ था और उस चुनाव को बड़े करीब से हम देखे। तो ये हो रहा है, कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिल जाए, इसके लिए सवर्णों में भी आपस में लट्ठम लट्ठा है। उस लट्ठम लट्ठा की बात कोई चैनल नहीं करता है। दलितों की लट्ठम लट्ठा की बात क्यों होती? नहीं, लोग ज़्यादा छिया लेदर कर देते हैं ट्विटर फेसबुक पे। हाँ, टिंकू क्या क्या बोल देते हैं। उनको दिक्कत, उनको जो है धीरे धीरे समझेंगे। पहली बार तो आप हमको समझना है कि जो सत्ता में एकदम हाशिए पे थे, जो सदियों से सत्ता में रहे हैं, उनके व्यवहार में तो बदलाव फर्क रहेगा। अच्छा, ना एक चीज़ है कि ये जो दलितों की पार्टियां हैं, कथित तौर पर हम बोलते हैं कथित दलितों की पार्टियां हैं, ये दलितों के नाम पर वोट लेना इनका काम है, टिकट परिवार को देना है। ये चीज़ पर क्या कहेंगे? हाँ, मुझे लगता है ये अम्बेडकरवादी पार्टियां नहीं हैं, क्योंकि अम्बेडकरवाद से एकदम इतर पार्टियां हैं और ये ब्राह्मणवादी विचारधारा के तहत मुझे लगता है कि हम कहने को अपने आप को दलित कहते हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हिसाब से चलता है। वी आर ट्रेंड इन ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी, नॉट इन अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी। किन के लिए कह रहे हैं? सबके लिए कह रहा हूँ। चिराग के लिए भी, जीतन राम मांझी के लिए भी, और बाकी भी जो हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ। चंद्रशेखर आजाद रावत, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। वो भी मैं कह रहा हूँ कि वी आर ट्रेंड इन ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी। जब तक हम डेलिबरेटली ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी से बाहर नहीं निकलेंगे, हम उसी में फंसे रहेंगे। बीएसपी की जो स्थिति है उसको लेके क्या कहेंगे, बहन जी को लेके? उनको मुझे लगता है कि बहन जी को दो चीज़ें करनी चाहिए, या तो सड़कों पे उतरें या रिटायरमेंट ले लें। अब सड़क पे उतरने की उम्र तो है नहीं, तो ठीक है फिर। अब अगर सड़क पे नहीं उतरेंगी तो मुझे लगता है कि फिर स्थिति जो है, मुझे लगता नहीं कि पार्टी में कोई सुधार हो पाएगा। आकाश आनंद के बारे में भी बहुत कुछ देखा जाना बाकी है। अच्छा, बिहार में जो महागठबंधन है सर, इसमें दलितों की कोई पार्टियां नहीं है, जबकि इसके विपरीत देखें एनडीए में तो उसमें दो दलितों की पार्टियां हैं, चिराग जी और मांझी जी। बिल्कुल। महागठबंधन में कहा जा रहा है कि पशुपति पारस जी को लाया जाएगा, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि पासवान समाज के लोग ज़्यादातर चिराग के समर्थक हैं, चिराग को वोट देते हैं उनकी पार्टी को। तो क्या लगता है कि बीएसपी या आज़ाद समाज पार्टी को महागठबंधन में लाना चाहिए? मेरा मानना है कि सामाजिक न्याय की पार्टियों को उदार होना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें दलितों के प्रति सहृदयता के साथ उनके साथ चर्चा करनी चाहिए, और हो सके तो उनको शामिल करना चाहिए। अच्छा, 18 तारीख को और केवल उन्हें नहीं, मैं कह रहा हूँ कि महागठबंधन को चिराग से भी बात करना चाहिए, मांझी से भी बात करना चाहिए, मायावती से भी बात करना चाहिए, चंद्रशेखर, सबसे बात करना चाहिए। सामाजिक चिराग जी तो उधर हैं, वो तो बोले मैं मोदी जी का, वो कुछ भी है। एक बात है सर। अच्छा, एक दलित नेता जो कहते हैं कि मैं दलितों का नेता हूं, मैं अपनी जात का नेता हूं, वो अगर ऐसा कहें कि मैं मोदी का हनुमान हूं, चिराग जी जैसा बोलते हैं, ये कैसी राजनीति हो गई दलितों की? मैं कह रहा हूं कि राजनीति में कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, सब चीज़ फ्लूइड है, सब चीज़ टेम्परेरी है। कौन कहाँ जाएगा किसको पता? वही रामविलास पासवान, जो अम्बेडकरवाद के सबसे बड़े नेता थे, वो चले गए ना। एक समय में सब लोग जो है, आपको पता है, गुजरात का एग्जाम्पल आपको पता ही होगा। एक समय में जब गुजरात में जो कारनेज हुई, उस वक्त सारे के सारे दलित नेता भाजपा के साथ ही थे ना, इंक्लूडिंग बहन मायावती। तो नीतीश जी तो अलग हो गए थे उस समय, रामविलास जी अलग हुए। अरे भाई साहब, रामविलास जी फरवरी में हुआ, कब छोड़ा उन्होंने? ये तो हमारी अब जो व्यक्ति दुनिया में नहीं, उसके बारे में ज़्यादा बात। बहन जी तो उसके बाद चुनाव प्रचार करने गई वहाँ। फिर तो ऐसा ही है। हमें समझना है कि राजनीति, एक चीज़ हमको ये समझनी है कि इसीलिए सामाजिक संगठन और सामाजिक प्रतिविध, वेद जैसे एक्टिविस्ट और अशोक भारती जैसे एक्टिविस्ट की ज़रूरत है। लेकिन वेद, उनकी कोई कंपल्शन नहीं है, उनकी कोई मजबूरी नहीं है। वेद जैसा कोई बना, अशोक भारती बने, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ऑफर आया कि आइए भाई जरा सोशल। एक चीज़ ये है ना सर कि सोशल मीडिया पे चेहरा थोड़ा चमक गया और पॉपुलर हो गए, अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं, और लगता है कि कोई पार्टी टिकट मिल जाए और हम विधायक या सांसद का चुनाव लड़े, हम विधायक सांसद बन जाए। हाँ बिल्कुल, तो दिक्कत वहाँ आ रही है। आपके सही है, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा दिमाग तो ब्राह्मणिकल सोच से चलता है। ब्राह्मणिकल सोच तो अपने लिए लीडर बनाती है,
और हम जो लोग एक्टिविस्ट लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी एक्टिविस्ट हैं, हमारा मानना ये है कि हमारे समाज की लीडरशिप होनी चाहिए। और हम ब्राह्मणिकल सोच से नहीं सोचते हैं। हमारा मानना ये है कि सामाजिक एक्टिविस्ट रह के भी वो बड़ा लीडर हो सकता है। ओबीसी समाज के बड़े पत्रकार शंभू जी हैं, वो भी चुनाव लड़ गए लोकसभा का। मैंने लगता है कि अब फिर पूछिए तो कहेंगे कि भाई सत्ता परिवर्तन, मैं समझता सत्ता से ही सब कुछ बदलेगा। मैं कह रहा हूँ कि ये हम लोगों को समझना है कि अगर सत्ता से सब कुछ बदलना था तो अशोक सम्राट सबसे बड़ा देश का राजा रहा, सत्ता क्यों उनके हाथ से चली गई? सत्ता, सामाजिक सत्ता क्यों चली गई? वो तो ओबीसी थे, ठीक है। तो हमें समझना है कि सत्ता ही से सब कुछ नहीं बदलता है, समाज सत्ता के चरित्र को भी बदलता है अगर समाज संगठित है। एनडीए की सरकार बन सकती है क्या? अभी तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी कश्मकश का, काफ़ी नज़दीक का टशन है पूरा, काफ़ी टशन है, काफ़ी संघर्ष है, दोनों के लिए बहुत संघर्ष है। अगर बीएसपी प्लस कर जाए तो जो दलित जिसको वोट देगा सरकार उसकी बनेगी। ये सर ये बेकार का तर्क है। वैसे कहेगा मुसलमान जिसको देगा नहीं, वैसे कर देगा ओबीसी, ये नहीं मानते। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप वैसे हर जातीय कहेगा, नहीं यादव कहेगा, यादव जिसको वोट देगा उसकी सरकार। देखिए, यादव कह सकता है क्योंकि उसकी 15% आबादी है इस राज्य में। 14 है सर, 14 मान लीजिए, 14% उसकी आबादी है। और बिहार में तो दलितों की 20% आबादी है। सबसे बड़ा एक संगठित ग्रुप है दलित। हाँ। तो वो जिधर जाएगा सरकार बनाएगा, नहीं बनाएगा? वैसे तो मुस्लिम भी 2% ब्राह्मण बनाएगा, मुस्लिम 2% ब्राह्मण सरकार बनाएगा। ये एक बहुत बड़ा भ्रम सर हम आपका दूर करना चाहते हैं कि बिहार में आप कहेंगे दलित जिसको वोट देगा उसकी सरकार बनेगी। दलित का वोट बटा हुआ है, बिखरा है, ये मानना जरा सा सुन लिया जाए। वो इधर भी है, उधर भी है। असल वोटर यहाँ जो गेम चेंजर है वह है अति पिछड़ा, जिसकी आप चर्चा नहीं करेंगे। अति पिछड़ा यहाँ आबादी 36% है, मान के चलिए उसमें कुछ मुस्लिम 10% मान लीजिए, 15% मान लीजिए, बाकी 20-21%, 22%, 24% जो अति पिछड़ा, वो जिधर वोट करेगा सरकार उसकी बनती है। देखिए, ये एक नैरेटिव है दलितों के वोट को साइड रखने की, दलितों को श्रेय ना जाए चुनाव जीतने का। दलित का भी एक, अब आप सर मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए ना, कि ये क्या है कि जब दलितों की इतनी सारी जातियों की बात कर रहे हैं तो ईबीसी की भी तो बहुत सारी जातियां हैं। वो कहाँ संगठित हैं एक दूसरे के साथ? वो भी तो अलग अलग हैं। नीतीश कुमार के साथ चल जाती है। अब ये कह रहे हैं ना नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाती है, किसी के साथ कह रहे हैं ना, सब दावा है ना, ये सब दावा है ना। नहीं, एक नव सामंत के चलते सर अति पिछड़ा सब इस बार के चुनाव में सारी सिचुएशन बदली हुई है। हाँ, सर्वे में दिखा, बिल्कुल बदली हुई है। तो बोल दीजिए थोड़ा सा। नहीं बोलेंगे ना, 18 तारीख को बोलेंगे। तो अशोक भारती जी से बातचीत किए, इन सर्वे किए बिहार में 3 महीना रह के लगातार, और उसको पब्लिश करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 18 तारीख को, इसी महीने जुलाई में 3 बजे दिन में। तो प्रतिक्रिया पूरी बातचीत पे अपनी दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।